जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 34 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। इस प्रैक्टिस सेट में साथियों आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और 50 प्रश्न के आपको एग्जाम में 150 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोग को 150 नंबर प्रैक्टिस सेट, पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आपको 150 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। लगभग आप लोग अगर 35 प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो कोई टॉपिक बचा नहीं है, सारा टॉपिक कवर हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है, संबोधन है, या फिर एक कारक और ले लीजिए करण कारक है। तो कौन सा कारक है साथियों? ए रमेश यहाँ आओ। साथियों इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, ए रमेश, ठीक है, यहाँ आओ में संबोधन कारक है। संबोधन कारक क्या होता है साथियों, थोड़ा सा आपको बताते हैं। दिए गए वाक्य में ए रमेश यहाँ आओ में संबोधन कारक होगा। ठीक है, संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है साथियों, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पे ए रमेश यहाँ आओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नौसखिया शब्द का अर्थ है। नौसखिया शब्द का अर्थ है नौ साथी, नया सीखने वाला, नया शब्द, नया जीवन। तो नौसिखिया शब्द का क्या अर्थ है साथियों? तो नौसिखिया कहते हैं ना, अभी तुम नौसिखिया हो, इसका मतलब ये है कि नया सीखने वाला होता है तो उसे ही नौसिखिया बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। तो कौन सा शब्द साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो साथियों नदी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, क्योंकि नदी के अंतर्गत नर्मदा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी। इसलिए ये क्या है? समस्त जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बाकी मोहन एक नाम है, काशी एक नाम है, यमुना एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो नदी आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक है साथियों, आप लोग क्वेश्चन में नहीं है और है का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, नदी जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? दरबारी संस्कृति, कविता की संस्कृति, धर्म की संस्कृति, श्रृंगारिता की संस्कृति। तो साथियों दरबारी संस्कृति की। ठीक है, रीतिकालीन कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष महाप्राण है कौन सा? झ, च, त, ख। साथियों अब आपको थोड़ा सा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले अघोष की बात कर लेते हैं। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का याद रखिए 12 याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण साथ ही साथ, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण साथ ही साथ आपका फ आ जाएगा, उसके बाद श, ख और स। ठीक है, अघोष, अघोष याद रखेंगे 12 से, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ ही साथ फ, श, ख और स। ठीक है, ये हो जाएगा अघोष। और घोष की बात करेंगे। घोष तो इसमें देखते रहिए, ऑप्शन देखते रहिए। अघोष में आपका पहला और दूसरा वर्ण, तो पहला च आ रहा है और पहला त आ रहा है, दूसरा वर्ण ख आ रहा है। झ आपका क्या है? झ आपका भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए अघोष, तो अघोष आपको मिल गया। अब महाप्राण देखना है तो पहले घोष देख लीजिए। घोष क्या होता है? घोष होता है 3, 4, 5, 345 याद रखिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 345 याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और साथ ही एवं सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जितने स्वर होते हैं, जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं, माने घोष होते हैं। और साथ में ड़, ढ, ये देखिए ड़, ढ, ज, फिर य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये होते हैं घोष के अंतर्गत। ठीक है, अब अल्पप्राण जान लीजिए। अल्पप्राण क्या होता है? नंबर याद रखिएगा 135। अल्पप्राण क्या होता है? 135, उसके बाद अंतस्थ वर्ण।
135 अंतस्थ वर्ण होते हैं, माने प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण हमको देखना है, तो महाप्राण क्या होता है साथियों? महाप्राण होता है 24, ठीक है। महाप्राण आपको याद रखना है 24। महाप्राण जो है आपको 24 याद रखना है, माने प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो क च ट त, तो क, अगर क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में आपका चौथा वर्ण क्या होगा? क ख ग घ, घ आया, ठीक है। इसी तरीके से चौथा वर्ण ये हुआ। तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है साथियों? आपका महाप्राण होता है, और साथ ही साथ आपका उष्म वर्ण होते हैं। उष्म वर्ण क्या क्या होते हैं? उष्म वर्ण जो होते हैं वो श होते हैं, ख होते हैं, स होते हैं, ह, स ख स ह, ठीक है। ये 4 वर्ण होते हैं। अब साथियों आपको पता हो गया कि अघोष और महाप्राण क्या होता है। तो आपने देखा अघोष में ख आया था, पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा ये तो आ रहे थे, लेकिन महाप्राण में दूसरा और चौथा आ रहा था। तो दूसरा चौथा तो ये दोनों है नहीं, ये है, ये है, लेकिन पहला नहीं है, तो ये साथियों आपका बैठ रहा है, ठीक है। अघोष महाप्राण कौन सा है? तो ख आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको पहचान करना है। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, निम्नांकित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। अब आपको चरण स्थान भी याद रखना है साथियों, ठीक है। तो कंठ ध्वनियों में आता है क ख ग घ अंगा, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कंठ ध्वनियों में ये आते हैं, कंठ में, उसको तालु में ये आते हैं, ठीक है। मूर्धा में त वर्ग आता है, दंत में त वर्ग आता है, वो है नहीं, ठीक है। और मूर्धन्य में आपका आ जाएगा, और ओष्ठ ध्वनिया में आपका प फ ब भ म आ जाएगा, और अंतस्थ ध्वनिया में य र ल व आ जाएगा, ठीक है। ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, ये जो है अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, और ये जो है आपका ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ओष्ठ में। और च छ ज झ ये आपका तालव्य है, ठीक है, और इसको पता ही कंठ ध्वनियाँ है। अगला प्रश्न है, वृज दलह किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है, बलराम को कहा गया है, राधा को, या फिर उद्धव को? तो किसको कहा गया है साथियों? श्री ब्रज दलह। तो साथियों श्री कृष्ण जी को कहा गया है ब्रज दलह, ठीक है। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों लड़का जो है वो आपका विकारी शब्द का उदाहरण है। लड़का विकारी शब्द का उदाहरण है साथियों। किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? यही विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं साथियों? बताइए। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? तो साथियों सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम के टोटल 6 भेद हो गए। अगला प्रश्न है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन सूचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है, हम बताना है। तो साथियों एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। हम के विषय में एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कथन गलत है, ठीक है। ये कथन गलत है क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका कथन गलत है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और प्रश्नानुसार वो कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न है साथियों, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए, उससे पीछे रहने के लिए। तो संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो साथियों ये आपका हिंदी पेपर 1 का प्रश्न है। तो हिंदी पेपर 1 के भी प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, और हिंदी व्याकरण के भी मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा हिंदी का प्रैक्टिस बन गया। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी तैयारी, अपनी तैयारी का अंदाज़ा आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो साथियों उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए संगतकार मुख्य गायक का साथ देता है, ठीक है।
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? बताइए। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो साथियों यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि मैं अपने आप साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का आशय निजता अर्थात स्वयं से होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? तो साथियों दरवाजे पर कोई आया है, कोई माने पता नहीं कौन आया है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है साथियों, दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का, उपरोक्त सभी। तो साथियों फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? तो किसका योगदान यहाँ पे रेखांकित करेगा? अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, तो क्या होगा साथियों? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब आप सोचेंगे कि रेखांकित शब्द है कौन, तो मैं बताता हूँ, जिसको आप रेखांकित कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। अब जिसको में आप सर्वनाम बताइए क्या होगा? संबंधवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? तो साथियों संबंधवाचक सर्वनाम होगा जिसको। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है वाक्य के रेखांकित शब्द माने जिसको में संबंधवाचक सर्वनाम होगा साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम सो रहा है, मोहन रो रहा है, रमेश ने खिलौने खरीदे, राम दौड़ता है। तो इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है साथियों। रमेश ने खिलौने खरीदे, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रमेश ने क्या खरीदे? तो खिलौने खरीदे। जब साथियों कर्म की प्रधानता होती है तो वहाँ पे क्या होता है? सकर्मक क्रिया, और जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है साथियों। कर्म की प्रधानता माने आपको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा, और आपको उत्तर मिल गया, क्रिया में क्या क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया, तो साथियों वहाँ पे सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, रमेश ने खिलौने खरीदे सकर्मक क्रिया है, अन्य वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग। तो जागना जो है मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा साथियों? तो जगाना होगा। ठीक है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है साथियों, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, इनमें से कोई नहीं। साथियों हम आपको एक प्रश्न बताते हैं, आप लोग अपने दिमाग में इस चैप्टर का नाम बताइएगा, और चैप्टर का नाम के साथ साथ आप लोग लेखक या लेखिका या फिर कवि का नाम बताइएगा। ठीक है क्या? और उसके बाद आप कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप पता लगा लेंगे कि कृतिका भाग 2 का है ये प्रश्न किया, क्षितिज भाग 2 का है। ठीक है, तो अगर साथियों जो भी साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वो कृतिका भाग 2 या क्षितिज भाग 2 से अभी तक परिचित नहीं हैं, वो कोई भी चैप्टर पढ़े नहीं हैं, तो वो लोग जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर के नाम से वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे ढंग से वीडियो को बताया है, वीडियो में समझाया है कि कौन से चैप्टर का क्या, कौन से लेखक हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे वो प्रश्न करवाए हैं। और साथियों आप लोग प्रश्न अपने आप कर पाएंगे जब कहानी को आप लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो साथी जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही जब आपको पता होगा कि बताइए कौन सा होगा, क्या होगा, कहानी पढ़े रहेंगे तो आप लोग उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं साथियों? तो खीरा बेचने वाला। ठीक है, खीरा बेचने वाला जो है वो लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है।
अगला प्रश्न साथ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। वह मेरे घर आया करता है नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है। वह मेरे घर आया करता है। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा, उपरोक्त वाक्य में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ की क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मेरे घर आया करता है, रोहित ने खाना खा लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह, शाहजहां। तो साथियों बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो वही कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से ही ये प्रश्न है। बाकी अब आपको पता करना है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद पता होगा। आप बताइए या कृतिका भाग 2 से है ये प्रश्न या क्षितिज भाग 2 से है, और अगर कृतिका भाग 2 या क्षितिज भाग 2 से है तो वो कौन से चैप्टर से है और कौन से कवि या लेखक या लेखिका ने इसको लिखा है, आप लोग बताएंगे। ठीक है। तो साथियों भोगीलाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ साथियों। तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक वाक्य में परिमाण अंशतः शब्द से बोध होता है साथियों। अगला प्रश्न है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो साथियों लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी, ये जल्दी जो है ना क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुंचना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः शब्द जल्दी से साथियों क्रिया विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में करता है। बताइए प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में करता है। प्रवीण है, पुरस्कार है, भाई है, या प्रवीण का भाई है? तो साथियों प्रवीण का भाई जो है ना वही क्या है, करता है वाक्य में। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता प्रवीण का भाई है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? रोगी में, पक्षी में, कमजोर में, मृतक में? तो साथियों मृतक में जो है वो जान डाल देगी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? लड़का कुत्ते को मारता है, वह कलम से लिखता है। रमेश ने गोपाल को मारा, सोहन मोहन को पत्र लिखता है। तो कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है साथियों? तो वह कलम से लिखता है, इसमें गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है। दिए गए वाक्य में वह कलम से लिखता है में कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष अन्य विकल्पों में कर्म कारक का सही प्रयोग हुआ है। जैसे लड़का कुत्ते को मारता है, कुत्ते को मारता है ना, कलम से, वह कलम से लिखता है, ये आपका कर्म कारक गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है। कारक यहाँ पे कर्म कारक जो है कर्ता नहीं होता है, कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है। तो कुत्ते को मारा ये सही है, रमेश ने गोपाल को मारा ये भी सही है, सोहन ने मोहन को पत्र लिखता है, ठीक है ये भी सही है, लेकिन वह कलम से किसी के द्वारा लिखता है तो वहाँ पे क्या होगा, कारण कारक हो जाएगा साथियों। तो इसलिए आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। और प्रश्न में गलत ही तो पूछा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौना लाया, रिक्त स्थान की पूर्ति हो तो उचित है, तो श्याम मीरा, उसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थान कर लीजिएगा मीरा के बाद। ठीक है। मीरा के बाद खिलौना लाया, मीरा के बाद आप रिक्त स्थान कर लीजिएगा। तो श्याम मीरा खिलौना ले आया, ने, का, मैं, के लिए उचित कारक बताना है। तो साथियों के लिए, श्याम मीरा के लिए, ठीक है, जो श्याम जो है मीरा के लिए खिलौना लाया, तो के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, इस वाक्य में संप्रदान कारक है साथियों, जिसका चिन्ह के लिए होता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि समास, औदार्य अनौदार्य, श्वास निश्वास, उत्कर्ष और अपकर्ष। तो साथियों किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो संधि और समास। संधि समास नहीं साथियों। ठीक है। बल्कि संधि और विग्रह होता है। संधि का जो विलोम बात करेंगे तो वो क्या होगा, संधि का विग्रह होता है। ठीक है। और
साथियों श्वास का क्या होता है? श्वास का निश्वास होता है, बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और औदार्य का अनौदार्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बल्कि संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। अगला प्रश्न है, जलजात किसे कहते हैं? बादल, वर्षा, कमल, मछली। बताइए साथियों, जलजात किसे कहते हैं? तो साथियों कमल को कहते हैं जलजात, ठीक है। जलजात जो है वो कमल को कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि होगा, समष्टि होगा, अच्छी होगा, दृष्टि होगा। तो बताइए व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों समष्टि होगा, ठीक है। समष्टि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वृष्टि का जो होता है वो अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि होता है वृष्टि का, ठीक है। और दृष्टि का अदृष्टि होता है, दृष्टि का अदृष्टि होता है। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। सदाचार का विलोम, तो सदाचार का जो होगा वो कदाचार होगा, ठीक है। सदाचार का कदाचार होगा। और आचार का क्या होगा? अनाचार होगा। क्या होगा? अनाचार होगा। और अन्याय का क्या होगा? न्याय होगा। अन्याय का न्याय होगा। और अपराध का निरपराध क्या होगा? निरपराध होगा, ठीक है। निरपराध होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट, वसन, धरित्री, चीर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, तो वो धरित्री जो है वो नहीं है, ठीक है। धरित्री साथियों धरती का पर्यायवाची शब्द है। किसका? धरती का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी आपके कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द धरित्री नहीं है। धरित्री धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अचला, धरा, मही, रत्न, गर्भा, क्षिति, उर्वी, भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा आदि। जबकि पट, वसन तथा चीर कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विहंग, गाछ, खग, शकुंत। तो साथियों पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो है गाछ, ठीक है। तो पक्षी के जो पर्यायवाची हैं वो देख लीजिए। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं पतंग, पक्षी, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगन, चर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर आदि हैं। जबकि गाछ पक्षी का पर्यायवाची नहीं है साथियों। गाछ के पर्यायवाची द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु होता है। माने गाछ का मतलब ये हुआ कुल मिला के पेड़, ठीक है। वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वृक्ष, द्रुम, विटप, हंस, मराल, सारंग, वसंत, वसंत, रत्नाकर, मधुकर, मोती, मुक्ता, मरकट। तो साथियों परस्पर पर्यायवाची हैं सभी शब्द। तो वृक्ष, द्रुम और विटप जो हैं वो सारे पर्यायवाची हैं। वृक्ष, द्रुम, विटप परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पेड़, तरु, पादप, गाछ, अगम, वृक्ष आदि। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है साथियों? एक शहर का नाम, हड्डियों का ढांचा, अकिंचन, कंगाल। तो कंकाल शब्द का जो अर्थ है साथियों हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। हड्डियों का ढांचा होता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है सामर्थ्य है, महिमा है, विग्रह है या फिर दबाव है। तो प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वो बताना है। तो साथियों प्रभाव, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह, ठीक है। विग्रह नहीं है। दिए गए विकल्पों में विग्रह शब्द प्रभाव का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अन्य शब्द महिमा, सामर्थ्य तथा दबाव प्रभाव के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। तो शोकाकुल में जो समास है साथियों वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास कैसे होगा? शोक से आकुल, शोकाकुल माने होता है शोक से आकुल। क्या होगा? शोक से आकुल होगा। और से जो है ना वो करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा साथियों, ठीक है। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह करेंगे तो शोक से आकुल होगा तथा इसमें कर्ण तत्पुरुष है साथियों। अगला प्रश्न है, राजनेता में कौन सा समास है? साथियों आपके जो JSSC का जो पेपर होगा उसमें 150 नंबर का आपका टोटल हिंदी ही आएगा। तो हिंदी एक मायने रखता है आपके इस पेपर में, ठीक है। तो हिंदी को आप लोग एकदम बढ़िया ढंग से रखिएगा। तो बताइए राजनेता में कौन सा समास है? राजनेता में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है? राजनेता में तो साथियों
राजनेता का अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राज्य का नेता होगा। क्या होगा? राज्य का नेता होगा। राज्य का नेता, राजनेता माने राज्य का नेता होगा। यहाँ पे कौन सा समास होगा साथियों? यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द में समास है, बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। नीलोत्पल में, तो साथियों नीलोत्पल में जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है। नीलोत्पल शब्द का अगर समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो उत्पल। ठीक है, यहाँ उत्पल का विशेषण नीला है साथियों, तो नीला है जो उत्पल। ठीक है, नीला है जो उत्पल, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। देखिए आपको और ढंग से समझाते हैं। नीलोत्पल शब्द का समास विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। यहाँ उत्पल का विशेषण नीला है, अतः विशेषण विशेष से संबंध होने के कारण नीलोत्पल में क्या होगा साथियों? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता तथा अव्यय होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास के बीच में कारक चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य आपको पहचानना है। नेहा रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा में सफल होना चाहती है। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो जाए। नेहा रात भर पढ़ती है जिससे परीक्षा में सफल हो सके। तो सरल वाक्य साथियों, सरल वाक्य आपका ये बनेगा, नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य देखिए क्या होता है। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राकेश पढ़ता है, कमला और विमला मंदिर जाती हैं। साथियों अगर आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को देखिए। पीडीएफ देखिए, कहीं समझ में नहीं आता फिर वीडियो को देखिए, आपको एकदम 100% कंठस्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही। अब आप आसानी से उसी के हिसाब से कोई भी प्रश्न का उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और डेली का करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर 15 क्वेश्चन का आपको मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए और उधर पीडीएफ लेके अपनी तैयारी भी करते रहिए। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, या फिर सरल वाक्य, या फिर विधान वाक्य। तो जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं साथियों, वही तो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा और आ गया। ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ठीक है, कि जो आ गया वो क्या होगा? मिश्र वाक्य में चला जाएगा। क्योंकि आपका क्योंकि किस में चला जाएगा? संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। ठीक है। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होना है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। विधान वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात के होने का बोध हो। विधान या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम खा चुके हैं, हम खा चुके। ठीक है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो साथियों यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होगा। ठीक है, छूना मना है तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होगा साथियों। यह निषेधवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया को न करने के लिए जोर दिया जाता है वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मत छुओ, तो यहाँ पे छूना क्या कह रहा है? कि किसी क्रिया को न करने के लिए जोर दे रहा है, तो वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होगा। साथियों अर्थ के आधार पर बात करें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक विधानवाचक वाक्य, एक निषेधवाचक वाक्य, एक आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य चौथा आ गया, एक 5वां इच्छावाचक वाक्य, 6वां संदेहवाचक वाक्य और 7वां संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, और 8वां विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वो हमने आपको गिना दिए। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी के गुणों को, मिट्टी की नमी को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी के धर्म को। तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है साथियों? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कहा गया है मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है। अगला प्रश्न, दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूसरे के धन का फायदा उठाना,
पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रोकने की चिंता होना, दाम संवारे काम। तो साथियों इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, पैसा सब काम करता है, ठीक है, दाम संवारे काम, तो पैसा सब कुछ करता है, पैसा है तो सब कुछ है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो साथियों अंधों के हाथ बटेर लगाना माने होता है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, कि फलानुमा पढ़ नहीं रहा था, उसकी नौकरी लग गई, साला अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, कि कोई अयोग्य व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, तो यही होता है, कहते हैं लोग। और उसको योग्य वाले की तो ऐसी तैसी हो जाती है, भैया कितना भी पढ़े, समाज यही कहेगा कि साला पढ़ता होता तो नौकरी पा जाता। और देखो फलानुमा का बेटवा अयोग्य है, नहीं पढ़ रहा था, तभी नौकरी पा गया, तो वो बहुत पढ़ता था वो, इसलिए नौकरी पा गया। लोग समाज कहते हैं, क्या करोगे, समाज है भाई। चलो अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय, अधिकारी महोदय। तो दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो साथियों संपादक महोदय को लिखेंगे, ठीक है। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए संपादक महोदय को पत्र लिखेंगे। गद्यांश को साथियों पढ़ते हैं, उसके बाद गद्यांश से पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गद्यांश से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, तो आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा साथियों। तो चलिए गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं और प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते हैं साथियों। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करती है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी, किसमें? सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। याद रखिएगा, जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने का नाम संस्कृति और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अगर आप चाहें तो एक बार और फिर से पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम प्रश्न की ओर चलेंगे। पढ़ लीजिए आप लोग। तो साथियों आशा करते हैं आप लोग गद्यांश को फिर से पढ़ लिए होंगे। तो अब चलिए पूछे गए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया है गद्यांश के हिसाब से साथियों, तो गद्यांश का सही शीर्षक है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। साथियों गद्यांश का जो सही शीर्षक है वो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान है, संस्कृति का योगदान है, क्योंकि संस्कृति के बारे में ही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है गद्यांश के हिसाब से, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? साहित्य के बल पर, कला के बल पर, संगीत के बल पर, संस्कृति के बल पर। तो साथियों आप लोग पढ़े होंगे संस्कृति के बल पर। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? संस्कृति के बल पर, गद्यांश के अनुसार। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति, प्रकृति, सभ्यता, परिस्थिति। तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको संस्कृति मिला होगा, मिला था संस्कृति, प्रकृति मिला था, सभ्यता मिला था, परिस्थिति मिला था। तो किस शब्द का प्रयोग नहीं है साथियों? तो साथियों प्रकृति आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। गद्यांश आप पढ़े होंगे तो प्रकृति आपको नहीं मिला होगा। संस्कृति तो मिला होगा, सभ्यता भी मिला है, परिस्थिति भी मिला है, लेकिन प्रकृति नहीं मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति में केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, कोई संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो बताइए क्या होगा? तो सभ्यता और संस्कृति में साथियों घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था आपका 50 प्रश्न। कैसी लगी आपको वीडियो साथियों?
और 50% से आपको 150 नंबर पाने की पूरी संभावना है साथियों। और जो भी टॉपिक से प्रश्न उससे उठे हैं वो टॉपिक आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको 35 प्रैक्टिस सेट करवाई जा चुकी है साथियों आज की वीडियो लेकर। तो आप लोग 35 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग पूरा देखेंगे और ज़्यादा नहीं 2 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, आपका प्रश्न रुक जाएगा तो आप हमसे बताइएगा। हिंदी का तो आपका एक भी प्रश्न नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। और साथियों अगर पसंद आई तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और PDF साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा डेली का डेली। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार PDF देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। और बोरिंग होकर मत पढ़िएगा, एकदम इंटरेस्ट बना के पढ़िएगा, ठीक है।